नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत बैठी हुई है। एक ऐसी शख्सियत जिसके सानिध्य ने मेरे जीवन को रूपांतरित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हंसा माँ की, जिन्हें हंसा माँ बहुत प्यार से दुनिया भर के योगी जो भी योग की साधना कर रहे हैं, योग सीखने आ रहे हैं, वे उन्हें बहुत प्यार से हंसा माँ बोलते हैं और बाकी दुनिया जो है उन्हें डॉक्टर हंसा योगेंद्र के नाम से जानती है, जो दुनिया के सबसे पुराने योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं और योग के नाम पर वो एक तरह से उसका पर्याय बन चुकी है हिंदुस्तान में। तो आज मेरे साथ वो मौजूद है। नमस्कार हंसा माँ। नमस्कार। मैं इस खास शख्सियत को आपके पास इसलिए लाया हूं बिकॉज मैंने ये पाया है कि मैं इनसे इतना कुछ सीखता हूं। इनकी कोई कैजुअली भी जो कही गई बात होती है उसमें भी एक संदेश होता है। उसे भी अगर मैं जीवन में, मुझे लगता है कि जीवन में अगर हम अपना लें उनकी बातों को तो जीवन जो है आनंद से भर जाएगा और हर वक्त आप मुस्कुराते रहिए, जैसे कि हंसा माँ मुस्कुराती रहती हैं। तो हंसा माँ, लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लोगों ने इंटरनेट में आपके बारे में पढ़ा है, वैसे भी जितने देशों के लोग आपसे यहाँ पर योगा सीखने आते हैं वो सब जानते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप अपनी लाइफ जर्नी को संक्षिप्त में, शॉर्ट में एक लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे क्या? जी जी, खैर बचपन तो गुजरता है स्कूल में, और स्कूल का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी वो गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड स्कूल थी, यानी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित वो स्कूल, जहाँ आप अपने आप स्कूल की सफाई करोगे, आप स्कूल में पेड़ पौधे भी अपने हाथ से लगाओगे, अपने हाथ से कुछ बुनकर और गांव में बच्चों को दोगे जिनके पास 2 वक्त रोटी खाने को नहीं है, और जिस रास्ते पर स्कूल है वो रास्ता भी आप साफ करोगे। और अगर वहाँ कोई सब्जी वाला बेच रहा है और सब्जी यूं ही छील के रास्ते पे डाल देता है तो उनके लिए एक अच्छी टोपली बनाकर उनको देंगे कि आप इसके अंदर कचरा डालो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने स्कूल से सीखी। मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ वहाँ ऐश्वर्य बहुत था। मैंने एक अपने हाथ से चम्मच भी नहीं धोई होगी क्योंकि घर में काफी सब नौकर चाकर, घर में गायें, बड़ा सा कंपाउंड और बहुत कुछ था। वहाँ कुआं जिसमें मैंने तैरना सीखा, बड़ा कुआं था। तो आप मुंबई की बात कर रही हैं? आप मुंबई की बात कर रही हूँ, फिले पार्ला। अच्छा। अब मैं सांता क्रूज में हूँ, एक ही स्टेशन आगे। क्या बात है। तो वहाँ बहुत बड़ा कुआं था, पाताल कुआं जिसको था, और उसमें मैंने स्विमिंग सीखा था तब। अरे वाह। और बहुत अच्छा स्विम में कर लेती हूँ। अच्छा। और स्विमिंग में मैं मत्स्यासन में लेटकर और पानी के ऊपर तैर सकती हूँ। बिल्कुल, अभी भी आप कह दो मैं कर दूंगी। क्या बहुत ही सिंपल, और आराम से 2-2 घंटा ऐसे लेटी रहती थी। भूख लगती थी फिर बाहर निकलते थे। इस तरह का आया, शवासन में लेटे हैं बिल्कुल पैर, और तरह तरह की चीजें पानी में भी सीखी, वो घर का। लेकिन स्कूल का जो ये माहौल था उसमें एक किताब थी भगवत गीता, और आश्रम भजनावली करके किताब थी जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे भजन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के भजन थे, और ये एकलो जाने रे, और वो सारी चीजें बचपन में हम गाते थे। अच्छा। 1 घंटा प्रार्थना होती थी, और प्रार्थना में हम सब बैठते थे और चरखा काटते थे। अच्छा। और वो काटने के बाद जब हो जाता था तैयार बंडल तो उसका कपड़ा बुनने को तो वो दे देते थे और आता था, और उस कपड़े की गंजी और बांडिये मेरे पिताजी ने पहने हैं। हम खादी ही पहनते थे, खादी में ही हमारा अच्छा। जीवन था तब। तो इस तरह मेरा जीवन बड़ा हुआ, और उसके बाद में मुझे जो कहते ना ड्रामा, आर्ट, कल्चर, खेल कूद, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था ही। पढ़ाई तो कर ही लेती थी अच्छी जी, लेकिन इन सब में इंटरेस्ट था। और हर साल मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता था, 6ठी से लगा के 11वीं तक। तो इस तरह मैं बड़ी हुई स्कूल में। और खेल कूद में, कबड्डी में बहुत एक्सपर्ट थी। कैसे कबड्डी खेलती थी? लोगों की टांग कैसे पकड़नी मुझे आता था। तो ये सारी चीजें मैंने बचपन में की। सिंगिंग सीखा, डांस सीखा, कथक सीखा, भरतनाट्यम सीखा, मणिपुरी सीखा, सब थोड़ा थोड़ा टच सब चीज का हुआ। तो एक पर्सनालिटी उस तरह की बनी, और वो मुझे बहुत काम आई। फिर आगे जाके आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, लाइफ थोड़ी एक अलग हो जाती है। और तब फिर उसके बाद आप और बड़े होते हो, और फिर पिताजी कहते हैं 25 साल के हो गए, अब शादी करनी पड़ेगी आपको। तब फिर लगता है कि साथी कैसा होना चाहिए,
और इस तरह का हो कि जिससे कुछ ध्येय, कुछ लक्ष्य जीवन में होना चाहिए। ये नहीं कि शादी की, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों को बड़ा किया, ये बैठे हैं गए नए कपड़े पहन के आराम से, ये कोई मतलब नहीं है इस जीवन का जी। तो मैंने कहा कि ऐसी शादी तो मुझे नहीं करनी, कुछ होना चाहिए अलग शादी में। और उन दिनों में योग इंस्टीट्यूट में भी आती थी अच्छा। सीखने के लिए। मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में भी थी और वहां से इंस्टीट्यूट में भी आया करती थी यहाँ सीखने के लिए। अच्छा। तो यहाँ जब मैं लेक्चर सुनती थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई जीवन में रोग होने का कारण क्या है। रोग होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे मन की स्थिति जी। मन में अगर गुस्सा आए या बुरा लगे या चिंता हो या दुखी हो गए, ऐसी जब मन की स्थिति होती है तब जब जीवन में उसका असर शरीर पर पड़ता है जी। आपकी सांस की प्रक्रिया डिस्टर्ब होती है। मुझे अस्थमा होने लगा था। अच्छा। बचपन से पिताजी हमें आसन कराते थे, प्राणायाम कराते थे। पिताजी बिल्कुल योग में थे, यानी उन्होंने यहाँ आके मेरे ससुर श्री योगेंद्र जी से योग सीखा जी। इस इंस्टीट्यूट में 1947 को इन्होंने जमीन ली यहाँ। पहले वो आपके जन्म का वर्ष? मेरे जन्म का वर्ष 1947। जैसे मैं लिंक्ड थी, ईश्वर ने मुझे यहाँ बिल्कुल शुरुआत तो लगे रहा मुझे बिल्कुल। और फिर 1949 में यहाँ क्लासेस वगैरह शुरू हो गए, छोटा सा घर बना दिया इन लोगों ने और सब। और पिताजी यहाँ आके सीखते थे, पारला ही थे तो चल के आ जाते थे, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है हमारा घर, तो आ जाते थे और सीखते थे। और जो सीखा हमें बच्चों को सिखाते थे। मैं 2 साल की 2.5 साल की, चलो बैठो पलाठी मार के, आंख बंद करो, लंबा सांस लो, झुको, ये सब हमें बचपन में करवाते। कभी अगर मस्ती की हमने, कुछ कर लिया, उन्होंने कहा एक जगह बैठो और हम इधर उधर देख रहे हैं, तो फिर डांट पड़ती थी। और डांट कैसे पड़ती थी? पैर सीधे करो और सिर को घुटने पे लगाओ, पश्चिमोत्तानासन। अच्छा, उसमें भी आसन हो जाता। आधा घंटा हमने पश्चिमोत्तानासन किया है। तो ये मेरा जीवन था। तो बड़ा बहुत अच्छा, जब देखती हूँ तो बड़ा। लेकिन आप उन खुशनसीब लोगों में हो जिनका कि मायका जो है ससुराल से 1 किलोमीटर दूर, कभी भी नाराज होकर उधर चले जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसकी कभी नौबत पड़ी हुई, क्योंकि आप उन लोगों में है नहीं जो कि नाराज हो जाएं, जैसा आपने अभी कहा। इतनी अच्छी बात कही हंसा जी आपने कि अगर आपका मन सही है, आप सही अच्छा सोच रहे हो, तो कोई बीमारी आपको होगी होनी तो चाहिए नहीं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए वो बात अलग है कि चलते हुए आप गिर गए और हड्डी टूट गई, अब हड्डी टूट गई, आपने एंटीबायोटिक ली, उसका कुछ गलत असर पड़ गया, तो इस तरह कोई बीमारी आ गई गोली मेडिसिन से या कुछ एक्सीडेंट से, ये एक छोटी सी बात है। मगर अदरवाइज बीमारी आनी नहीं चाहिए। इंसान कोई दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सुंदर जी, ये बात बिल्कुल याद रखो, हम दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हम हर क्षण आनंद से बिताने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि जिंदगी हमें उपहार में मिली है। मुझे थोड़ी जिंदगी पैदा होना था, पैदा हुई फिर ये पिताजी, ये माँ, ये देश, ये प्रांत, ये भाषा, वो सब आ गया। अनिता जी, आपको जब भी मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, जब भी देखता हूँ तो हमेशा एक ऊर्जा से आप भरी रहती हैं, हमेशा एक खुश रहती हैं। तो सहज ही एक जिज्ञासा होती है ना, जनरली क्या होता है कि लोग खुश रहने के लिए, अपने जीवन में आनंद लाने के लिए न जाने कितने 3 तोकड़े करते हैं, इधर जाते हैं, घूमने जाते हैं, नई चीजें खरीदते हैं, गाने सुनने की कोशिश करते हैं, 1000 तरह की मतलब वो कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः जो है वो फिर भी ठीक से खुश नहीं हो पाते जी। तो अगर जैसे आपने एक बात तो कही थी कि आप अगर अच्छा जीवन, मन आपका सही होना चाहिए, लेकिन मन को सही रखने के लिए कोई खास तरह की दिनचर्या, आपको खास तरह से आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ सोचने से कैसे होगा? तो वो क्या करती हैं आप? देखिए, एक बात तो मन में बिल्कुल ठान लीजिए कि जिस चीज से मुझे सुख मिलता है ना इस संसार में, उसी चीज से दुख भी मिलता है। हाँ। सुख और दुख 2 अलग चीज नहीं है, वो एक ही सिक्के के 2 बाजू हैं। तो सुख के पीछे भागना, सुख के लिए कुछ करना, ये एक्शन तो इंसान को करना ही नहीं चाहिए। जो परिस्थिति में है वो परिस्थिति में आनंद लो, पहले तो ये करना चाहिए। उसके लिए और ज्यादा भागने की जगह इंसान पहले तो जो स्थिति में है उसमें मस्त रहना सीखे, और स्थिति तो बदलेगी ही, और कोई न कोई नई घटनाएं घटेंगी। तो पहले तो ये करना बंद कर। छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि गाड़ी आ गई, बड़ी सी गाड़ी
घर के सामने खड़ी है, बड़ा मजा आया देख के, बड़ा आनंद आया कि अब इसमें घूमेंगे। लेकिन उसके साथ टेंशन भी आ गया। हाँ। अब वो गाड़ी कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, कोई स्क्रैच कर लेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी चीजें कुछ भी करो, टेंशन, एंजाइटी, ये सब आना ही है। शादी की बहुत आनंद से रहेंगे, हस्बैंड ये करेगा, हमें ले जाएगा, ये करेगा, मगर शादी में उतना ही टेंशन है, उतना ही दुख भी। कुछ भी करो आप, किसी को कहीं बचना नहीं है, किसी कोई रास्ते भी में। शादीशुदा आदमी को पूछो, कहेगा कि नहीं पहले ज्यादा खुश थे, शादी के बाद ऑटोमेटिकली बच्चा चाहिए, बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत शुद्ध, मगर बच्चे के साथ उतनी ही चिंताएं, उतना ही दुख। हाँ। तो एक बात तो हर इंसान को समझनी चाहिए कि सुख एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर की स्थिति है। अगर मुझे खुश रहना है ना, तो मुझे और कोई दुखी कर ही नहीं सकता। मुझे पहले तो ये नक्की करना पड़ेगा कि मुझे खुश रहना है, आनंद से रहना है, स्माइल कर रहना है, और उसके लिए मुझे अपने अंदर जाना पड़ेगा। सुख अंदर है, बाहर तो बदलाव है, एक है आज और कल नहीं है, फिर आप ढूंढ रहे हो अब क्या करें। अंदर सुख है, इसलिए आनंद अंदर है। इसलिए योग शास्त्र तो सीधी बात कहता है कि ये सारे व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, ये सारी जो चीजें हैं जो रोग का कारण है, दुख का कारण है, और अंग में जयत्व, शरीर हिल रहा है, सांस बराबर नहीं आ रही है, जा रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ये सारे जो योग हैं, इसके पीछे क्या चीज काम करेगी? एक तत्व अभ्यास, मेडिटेशन। क्या बात। शांति से अंदर पहुंच जाओ और अपने अंदर स्थिर हो जाओ, सारे तूफान को हटा डालो, शांत बैठो, उससे सारी चीजें करेक्ट हो जाएगी। तो ये आज का इंसान करता नहीं है। आज का इंसान इससे अगर टेंशन है, ये बराबर गाड़ी काम नहीं करी तो दूसरी लेके आओ, ये नहीं है तो हम इसी में अटके हुए हैं। ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे और करो, अब क्या फैशन है उसके पीछे जाओ। फैशन तो होने दो भाई, जो है आपके लिए क्या सूट करता है आपको ढूंढना है। इंसान आजकल का, और बहुत सारे लोग इसी में फंसे हुए हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है सुंदर जी कि अभी जो ये फैशन हुई ना अभी, हाँ ये देख लीजिए, एक फटा हुआ कपड़ा पहनने की, फटे पैंट पहन रहे हैं, क्यों भाई? तो वो अमेरिका में फैशन है और जगह जगह, तो वो फैशन है तो हम कर रहे हैं। अरे भाई हम क्यों फटा हुआ पहने? और हमारे इस एटमॉस्फेयर में जहाँ पसीना हमें बहुत आ रहा है, ऐसे मोटे मोटे पैंट और चमड़ी के प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, और चमड़ी के नहीं तो अंदर, चमड़ी तो अंदर से संबंधित है ना जी। तो अंदर एंजाइटी, टेंशन करेगा, अंदर वो दिमाग में इरिटेटेड विचार आएंगे, क्योंकि आप थोड़े इरिटेट हो जाते हो, पसीना कर रहा है तो दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीजें होंगी। मगर ये समझते नहीं है लोग, फैशन में यही करना है। एक लड़की इतना टाइट पैंट पहन रही थी, उसको मतलब पेट बहुत उसका बिगड़ा हुआ था, तो बार बार जाती थी पेट को साफ करने के लिए। अब उसके बाद वो पैंट को ऊपर चढ़ाने में कूद कूद के पैंट ऊपर चढ़ाने, कुश्ती करनी पड़ती है, कुश्ती करनी पड़ती है उसको। क्यों पहनना, क्यों नहीं ऐसे लूज कपड़े पहनना? मगर ये इंसान कर नहीं पाता क्योंकि उसने अपने आप को पहचाना नहीं। बहुत सही बात कही। खुद को जब पहचान जाओगे, खुद के साथ जीना सीखोगे, तो ये सारे चक्कर से आप हट जाओगे, ये दौड़ से आप मुक्त हो जाओगे। ये जो हर वक्त आप कुछ पाने के लिए कुछ तलाश कर रहे हो, कोई खुशी जैसी कोई चीज के पीछे भाग रहे हो, आप बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि खुशी वहां नहीं है। अच्छा, लोग क्या है कि अंदर की दुनिया में जब जाने की कोशिश करते हैं, मैंने ज्यादातर लोगों का ये सवाल उनसे सुना है, तो उन्हें मेडिटेशन में समझ में नहीं आता। वो मेडिटेशन की जब बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि साहब जैसे हम ऐसे बैठते हैं वैसे जो है हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं, क्या करना चाहिए हमको? तो एक बार आप क्या मेडिटेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा बता सकते हैं कि है क्या मेडिटेशन? देखिए, अब एक बात समझ ले सब लोग कि एक तो हमारे पास हमारा शरीर है जी, हर इंसान का शरीर अलग अलग है जी। तो मुझे मेरा शरीर क्या है मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं कितना खाऊं तो मेरा मुझे लगता है कि बराबर है, कितना ज्यादा हो गया मेरे लिए, कितना कम, वो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। लोग तो आग्रह करके देंगे मगर फिर मेरा क्या होगा? तो फिर गड़बड़ होगी। तो ये लोग चूक जाते हैं अक्सर। और फिर लोगों को लगता है वेस्ट नहीं करना चाहिए तो खा रहे हैं। अरे भाई, संसार में कोई चीज वेस्ट नहीं होती,
आप अपने शरीर को वेस्ट कर देते हैं जब आप वेस्ट खा के। रिसाइकल होती है, हर एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड जी। ये चलो इसका ये बना, खत बना, वापस पेड़ पे आया, पेड़ उगा, फिर फल आया, तो ये कोई वेस्ट नहीं होती। मगर हमारी सोच ऐसी सब होगी। मेरा शरीर क्या है मुझे देखना है, और मेरे शरीर को स्वस्थ रखना ये मेरा धर्म है जी। मेरा कर्तव्य है, और उसके लिए जो भी चीज मेरे शरीर को नुकसान कर रही है वो मैं ना करूं जी। इतनी मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे खुद को सही स्थिति में रखना है जी। और ये मन नक्की करना पड़ेगा। और फिर आता है मेरा मन। मेरा मन भी मेरा मन है, उसमें क्या विचार आते हैं, क्यों आ रहे हैं, वो मुझे ढूंढना है और मुझे देखना है कि अच्छे विचार आए। मन में आनंद लाना है तो मैं क्या क्या करूं कि जिससे मन में आनंद आए। मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। योगी कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है वो काफी डेवलप्ड माइंड है, बहुत विस्तार का है। मन से आप एक सेकंड में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंच जाते हो जी। और मन से आप कुछ भी कर लेते हो, कहीं भी पहुंच जाते हो। तो ये जो मन है उसको उस जगह लगाओ जो आप कर रहे हो, नहीं तो इधर उधर भटकता रहेगा और कुछ कुछ पकड़ के लाएगा। तो मन को एकाग्र करना जरूरी है, जो बहुत जरूरी हो जाता है कि अब नक्की करूं कि मैं जो शरीर से करूंगी वही मन से करूंगी, मन को अलग से भटकने नहीं दूंगी। तब अगर मैं ब्रश कर रही हूँ तो मन भी वही होना चाहिए कि एक एक दांत को मैंने साफ किया कि नहीं बराबर। नहीं तो हम वो मैकेनिकली करते हैं और घूमते रहते हैं, बारी से बाहर देखते हैं, ये नहीं चलेगा। फोकस, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, तो हर काम में करूं। पहला कदम तो मेडिटेशन का यही है कि जो भी काम मैं करूं, हर काम वहां मेरा मन होना ही चाहिए। मन को इधर उधर भटकने मत दो, नहीं तो वो सब दुख, टेंशन, एंजाइटी लेके ही आएगा। करते करते भी चिंता हो रही है, खाना खाते खाते भी क्या देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी, हम कुछ कर ही नहीं रहे। और एक बात कि जहां मन है ना वो भाग बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर में। बहुत बढ़िया बात है। वो एक्टिव रहता है। मेरी आजमाई हुई चीज है। बिल्कुल। हाँ। आप वही खाना यूं ही खा लो और वही खाना आप सोच के प्यार से खाओ। एक और ये फील करते हुए खाओ कि ये खाना आपके शरीर में जाके शरीर को क्या विलक्षण बना देगा। आप बड़ो विटामिन मिनरल की बात करो तो खाते वक्त याद तो करो कि भाई मैंने एप्पल खाया है तो मुझे इसमें से क्या क्या मिल रहा है, और बड़े प्यार से चबाओ। आपकी ये बात ना मैंने सुनी थी, और ये बात का मैंने एक्सपेरिमेंट अपनी माँ पर किया। मेरी माँ 77 वर्ष की हैं जी। तो उनको मैंने कहना शुरू किया कि माँ सुबह उठ के ये सब करती है, योगा इस टाइप के, कुछ कपालभाति। मैंने कहा सिर्फ करने से नहीं होगा, ये सोच के करो माँ कि आप जिस चीज के लिए कर रहे हो, आपका डायबिटीज कम हो रहा है, आपका जो पेट का जो कब्ज वगैरह है वो आपकी ठीक हो रही है। करेक्ट। जब आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट सोच के करते हो तो देखो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल सही बात या आप ही से सीखा, आप ही से सुना था मैंने। तो ये मन का फायदा यूं होता है और यूं मन का नुकसान होता है। मन कहीं गया तो आप कोई नुकसान होने वाला है, आपके साथ रहा तो आपका फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। तो इंसान का जो मन है उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ऐसा योग कहता है। मेरे ख्याल से हंसा जी ये मतलब अगर आप कहें, जैसे मुझे लगता है कि कोई जीवन में किसी को एक बात ऐसी बता दी जाए जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए सुधर जाए, उसको 10 बातें बताने की जरूरत है, एक बात। तो मैंने बचपन से ये बात कक्षा 9 से मैंने लिखी हुई थी। बाद में मैंने अपने परिवार के लोगों को, खासकर अपनी बेटी और भतीजे को भी ये बात बताई। ये जो आपने बात बोली, डू वट एवर यू आर डूइंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट, तो उसी में मन भी आ जाता है। तो मैं कई बार देखता हूँ कि मैं बड़ी चीजों को लेकर कॉन्शियस रहता हूँ। जैसे मैं कई बार नहाने जाता हूँ तो जैसे ही पहला फव्वारा गिरता है ना, वैसे यहाँ से सोचने का चालू हो जाता है। बराबर है। अच्छा, मैं सोचता हूँ यार इसको बहुत कॉन्शियसली, ये जो ठंडा पानी मुझ पर गिर रहा है, इस पानी को गिरने को, इस ठंडक को मैं महसूस करूँ, शरीर को महसूस होने दूं, उसका भरपूर आनंद लूं। बिकॉज अभी मैं सारे कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ नहा रहा हूँ। बट फिर भी क्या होता है, मैंने देखा माइंड में एक कमेंट्री चलने लग जाती है। बट अगर आप ध्यान के जरिए, ध्यान क्या करता है आपके जीवन में, आपको मेंटल ट्रेनिंग देता है। तुरंत आपका ध्यान जो है उस पर चला जाएगा, आपको करना क्या है। भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान भटकता है कि आप बिना चबाए उसको निगल रहे हैं, तो फटाक से आपके अंदर से अरे ये क्या कर रहे हो, तो फिर आपका, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ध्यान का ये फायदा है। हाँ, और एक बात समझो कि आप जो भी काम कर रहे हो, पर्पस क्या है वो देख के करो। आप नहाने गए हो, सोचने के लिए नहीं गए हो बाथरूम में, तो पर्पस भी ध्यान में रखोगे कि नहा रहे हो तो एक एक अंग को साफ करना है। कभी कभी लोग नहा लेते हैं, ख्याल ही नहीं रहता कि मैंने पैर धोए कि नहीं या मैंने गर्दन
क्योंकि वो ध्यान ही नहीं है। सही बात तो है। एक तो पर्पस ध्यान में रख के काम करना है। योग यही कहता है कि जी। सोच कर कर्म करो, तो आप योग कर रहे हो। जी। सोचो और करो, यूं ही मत कर डालो मैकेनिकली। तो एक तो ये हुआ, ये बात निश्चित है कि कोई भी काम करना, सिंसियरली करना, पूरा मन लगा के करना, आनंद के साथ करना, ये तो हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, पर्सनालिटी में आना हाँ। चाहिए। और फिर आता है कि मन को साधना कैसे, मन को नियंत्रण पे कैसे लाना। तो यहाँ बात आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मतलब ये कि मन को किसी एक जगह अटका के रखो, बस उसको इधर उधर भटकने मत दो, यही मेडिटेशन हुआ। जी। सब्जेक्ट दे दो मन को। जैसे मैं आंख बंद करके बैठी हूं, अब मैंने सब्जेक्ट दे दिया कि आवाजें आ रही है, कहाँ कहाँ की आवाजें आ रही है, गाड़ी जा रही है, प्लेन जा रहा है, सूक्ष्म आवाजों को कर सुनो। रहे हैं। सिर्फ आवाजों को सुनो, जी। सोचो मत। हाँ। सिर्फ सुनना मगर सोचना नहीं। आप कोई फूल देख रहे हो, इतना सुंदर फूल है सामने, देखो, आनंद लो, मगर सोचो मत कि ये फूल मैं मेरे घर पे ले आऊंगी, कुंडे में डालूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। वो हम तो शुरू हो जाते हैं किस तरह उसका फायदा लें, किस तरह हम हमारे पास ये चीज आ जाए, अच्छी अच्छी चीजें। ये नहीं करना है। मन को सिर्फ केंद्रित करना है आवाज में, या मन को केंद्रित करना है हम जो देख रहे हैं उस पर, और कोई विचार ना है। तो विचार आते रहेंगे मगर फिर धीरे धीरे हट जाएंगे, क्योंकि हमने विचारों को जगह नहीं दी है, कुर्सी नहीं दी है बैठने की कि भाई विचार कर। इसलिए एक ये तरीका है, और ये मेडिटेशन का तरीका है। तो मेडिटेशन में हम ये कहते हैं कि एक तो पहले सीधा बैठो शांति से। पहले तो एक जगह नक्की करो कि जहां आप शांति से बैठ सकते हो जी। और फिर लाठी मार के बैठ जाओ या पद्मासन में बैठ जाओ। शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, आदमी बैठ भी नहीं सकता एक जगह आजकल। बहुत सारे लोग नहीं बैठ इसलिए पाते। आसन की जरूरत पड़ जाती है कि आसन से शरीर को थोड़ा लचीला बनाओ, जिससे शरीर सही स्थिति में रह सके। तो फिर आप मेडिटेशन के लिए शरीर तैयार हो जाएगा। फिर आप शांति से बैठो और फिर नक्की करो कि अब मन को एक विचार देना है। तो क्या देंगे? हवा। ये पंच महाभूत है ना, उनमें से एक चीज पर मन को केंद्रित करना है, बहुत मजा आता है उसमें। अच्छा। तो एक तो है आपकी पृथ्वी तत्व जी। तो या तो आप बैठे हो और कुछ सोच रहे हो, पृथ्वी तत्व में कुछ भी आ गया, एक फूल आ गया, एक दिया आ गया, आप उसको एक तक थोड़ी देर देखो और फिर आंख बंद कर लो, जिससे दिए की ज्योत यहाँ नजर केंद्रित कर लो, यहाँ केंद्रित कर लो और उसको ध्यान से महसूस करते रहो। 2 मिनट 5 मिनट ये पृथ्वी तत्व का संबंध रहेगा। वायु, आकाश, तेज, ये जिसको अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में भी दिया आ जाता है, या अग्नि तत्व में आप और भी बहुत सारी चीजें कर, सूरज, सनराइज, सनसेट, आप सूर्य पर ध्यान, एक बार सूर्य को उगता हुआ देखो या थोड़ी देर देखो उगते हुए सूरज को, बाकी नहीं। और उसके बाद में जब भी आप मेडिटेशन में बैठे हो तो वो ध्यान में लाओ, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो कि ये सूरज देखा है और उस पर फिर शांत मन से देखते रहो उस सूरज को। तो इसको कहते हैं मेडिटेशन। हवा है, सांस पर ध्यान दो, सांस आ रही है, जा रही है, कैसे आ रही है, मैं सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा रुक रहा है, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित हो और कोई विचार नहीं। तो मेडिटेशन में एक विषय नक्की करना पड़ेगा कि कहाँ आपके मन को आपको लगाना है। बहुत गर्मी के दिनों में मैं कहती हूँ हवा पर लगाओ। अच्छा। बहुत गर्मी हो रही, पसीना आ रहा है, आंख बंद कर लो और हवा का महसूस करो। हवा का झोंका कहीं तो चमड़ी पे टच होगा। मेडिटेशन ऑन योर स्किन, सो यू आर अलर्ट। हाँ, वो झोंका टच होता है, इतना आनंद आता है और आप बस देखते हो, कभी यहाँ झोंका आ रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हवा में रिपल्स तो होते ही हैं, वेव्स होती है, तो हमारे पास भी आती है हवा। तो शांति से वो महसूस करो। आप घंटों, मतलब मैं तो कहती हूँ आराम से 15, 20, 25 मिनट आप इस तरह शांति से बैठ सकते हो बिना विचार के, क्योंकि आपका मन अभी हवा में अटका हुआ है, हवा और आपकी चमड़ी। तो ये सब मेडिटेशन के तरीके हैं। और करना क्या है उसमें, इस मन को चटर पटर जो कंटिन्यूअसली करता है उसको चुप कराना है। जो विवेकानंद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, कि एक तालाब है और आप पानी बड़ा टर्बिड दिख रहा है, आपकी कोई चीज गिर गई है मगर दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से देखूं, क्योंकि पानी मतमेला है। लेकिन अभी उसको शांत होने दो, मट्टी को बैठने दो, अब पानी को हिलाओ मत,
शांत रहने दो, और जब सब बैठ जाएगा तब आपको बराबर दिखेगा कहाँ वो चीज गिरी और आप ले। मैं आपको बता रहा था ना कि आप जो भी बोलती हैं मुझे लगता है कि जैसे वो मेरे जीवन में भी हो रहा है। आज सुबह ही मैंने डायरी में ये लिखा था कि अगर मन शांत है, दिमाग शांत है, तो आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये तालाब वाला उदाहरण वही है कि अगर आपका तालाब का पानी बिल्कुल शांत है तो आपको तले की चीजें भी दिखाई सब देती दिखाई हैं। दे, तो आपको पूरा जीवन साफ दिखता है कि आपको क्या करना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, समय आपको कहाँ लगाना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। अभी जीवन में एक घटना थी कि एक व्यक्ति ने चाबी कहाँ रखी उसको पता ही नहीं था, ढूंढ रहा है, ये करा वो करा, ढूंढ लो, पता लगाओ कि इसके पहले मैंने क्या किया, मैं कहाँ गई थी, वो ढूंढा मगर नहीं मिली। तब चिंता करके अब ये चाबी नहीं होगी तो मेरे को बड़ा बदलने पड़ेंगे, ताले बदलने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। अभी वो सोचने की जगह पहले मन को थोड़ा शांत कर डालो। तो रात को सब देख लिया है ना आपने, अब सो जाओ, अब शांति से सो जाओ। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। आज के युग में बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि सोना चाहिए, काम में ही लगे रहते हैं इसमें उसमें। अब वो शांति से सोचो, सवेरे उठते हो एक विचार आता है कि वहां जरा देख, और आप देखोगे और आपको मिल जाएगी गाड़ी। ये मिरेकल तो आपके जीवन में बहुत बार होता रहेगा, क्योंकि मन को आपने शांत कर लिया है और मन को सही स्थिति में कर लिया है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका ही खुद का अंतर मन है, और वो सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो आप चिंता का फिर कोई विषय ही नहीं बचेगा जीवन।